Hey everyone, it's Ashutosh here, and I hope you're all doing well. Welcome back to my channel, Medutainment, and today in this video, we are going to talk about arthrokinematics. Yes, you heard it right, which is one of the most important topic as far as biomechanics, exercise therapy is concerned. And I have recently uploaded a video on convex concave rule, so don't forget to check it out, as we are going to apply those concepts in this video. But before diving into this topic, if you are new on this channel, then please consider subscribing it and hit that notification bell so you never miss any latest updates from this channel. वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक विल बी क्लियर. सो लेट्स डू नॉट वेस्ट टाइम एंड गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट आर्थ्रोकिनेमेटिक्स. तो आर्थ्रोकिनेमेटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया था. अभी रिसेंट वीडियो में मैंने कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल के ऊपर बात की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, बिकॉज उसके कॉन्सेप्ट्स मैं इधर अप्लाई करने वाला हूँ इन दिस आर्थ्रोकिनेमेटिक्स. तो आपके लिए ये चीज़ें समझना विल बी वेरी ईजी. सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, सो आई हाईली रिकमेंड टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो. सो आज का टॉपिक है आर्थ्रोकिनेमेटिक्स. हम डिटेल में समझेंगे कि आर्थ्रोकिनेमेटिक्स क्या होता है, उसके एक तरह से एप्लीकेशंस क्या हैं, और किस तरीके से कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल हमारा जो है वो आर्थ्रोकिनेमेटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के आर्थ्रोकिनेमेटिक मोशंस क्या होते हैं जो कि हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अभी, और हमको अलग अलग जॉइंट्स पे जो है हमको देखने को मिलता है. सो दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस आर्थ्रोकिनेमेटिक्स टॉपिक. So we are going to discuss this topic in detail. So let's move on to the topic. So let's discuss and start about this topic in detail, which is the arthrokinematics. So let's first understand the meaning of this word, which is arthrokinematics. So let's divide this word into two parts. The first is arthros. Arthros मतलब कि joint, right? और kinematics यानी कि motion. Motion या फिर उसको बोल सकते हैं movement. Okay, so kinematics is all about motion or movements, and arthro we can say it is all about joint. So together if we combine this, we can say the motion or movement at the joint, which is taking place at the joint basically. So this is the meaning of this word arthrokinematics. So I hope you are clear with this. So let's discuss about the points regarding this. Arthrokinematics refers to the movement of joint surfaces relative to one another. That is to say, we have recently discussed कि जो मोशन होता है, मूवमेंट या मोशन ऑफ जॉइंट, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोकिनेमेटिक्स. तो बेसिकली कोई भी दो जॉइंट सरफेसेस जो होती है, ठीक है, उन दोनों जॉइंट सरफेसेस में कभी जो है वो जब मूवमेंट होता है, ठीक है, और रिलेटिव में हो रहा है, इसका भी मूवमेंट हो रहा है और रिलेटिव में इसके, ठीक है, तो दोनों जॉइंट सरफेसेस का आपस में रिलेटिवली मूवमेंट होता है ऑन वन अनदर. ठीक है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट ले लेते हैं अपन, ठीक है, तो उसमें हमारा ह्यूमरस और जो स्कैपुला की कैविटी रहती है ना, ग्लेनॉइड कैविटी, तो उसके बीच में मोशन हो रहा है. तो वो जो मोशन विच इज टेकिंग प्लेस एट दैट जॉइंट, हम जॉइंट की बात कर रहे हैं, हम बोन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो जो जॉइंट पे जो दो सर्फेसेस जो जॉइंट बनाती है, राइट, उनके बीच में जो रिलेटिवली मोशन हो रहा है, रिलेटिवली जो मोशन हो रहा है, ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोकिनेमेटिक्स. ठीक है, ऑस्टियोकिनेमेटिक्स इज डिफरेंट थिंग, जो कि बोन का मूवमेंट होता है, बिकॉज ऑस्टियो मीन्स बोन एंड कैनेमेटिक्स मीन्स मोशन, यानी कि मोशन और मूवमेंट ऑफ द बोन, तो वो अलग चीज़ हो गई. ठीक है, तो आर्थ्रोकिनेमेटिक्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. अब अगला एक और तरीका है जो कि है ड्यूरिंग ऑस्टियोकिनेमेटिक मूवमेंट ऑफ द बोनी लीवर्स, द कॉन्टिग्यूअस आर्टिकुलर सर्फेसेस विद इन अ जॉइंट टर्न ओवर देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, एंड दिस शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट्स of the articular surface or articular contact is known as arthrokinematics. तो सिंपल है कि जब भी हमारा डेफिनेटली आर्थ्रोकिनेमेटिक्स जो है वो ऑस्टियोकिनेमेटिक के साथ सिंक्रोनाइजेशन में चलता है. ठीक है, जब भी बोन का मूवमेंट होता है किसी भी डायरेक्शन में, तो उसके अकॉर्डेंस में ही हमारे जॉइंट पे मूवमेंट होता है. ठीक है, जो कि हमको विजिबल नहीं होता है बेसिकली, राइट. तो इधर बोला गया है कि जब भी ऑस्टियोकिनेमेटिक मूवमेंट होता है, यानी कि बोनी मूवमेंट होता है, तो जो आर्टिकुलर सर्फेसेस जॉइंट्स के, ठीक है, तो जैसे एक बोन है,
और इधर वो एंड हो रही है और इधर भी एक बोन है या जो भी दूसरा कैविटी है जो भी है, तो वो दोनों के बीच में जो है रिलेटिव मूवमेंट्स होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। और दोनों जब मूव करेंगे तब उनमें अलग अलग पॉइंट्स पे शिफ्टिंग होगा, इधर होगा इधर होगा इधर होगा, राइट। तो शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट्स विल बी टेकिंग प्लेस। तो इसको हमने होलसम में डिफाइन कर दिया है आर्थ्रोकिनेमेटिक्स, यानी कि जब भी दो जो जॉइंट सरफेसेस है हमारे, ठीक है, तो उसमें जब भी हमारा मूवमेंट होता है ना, रिलेटिव टू वन अनदर, और उसकी वजह से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शिफ्ट होता है ना, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, ऐसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होते हैं, तो इसी को बोला जाता है आर्थ्रोकिनेमेटिक्स। तो हम आर्थ्रोकिनेमेटिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। अगला जो है पॉइंट वो ये है, सो दीज मूवमेंट्स आर स्मॉल एंड इनवॉलेंटरी ऑकरिंग विद इन द जॉइंट कैप्सूल एंड आर क्रूशियल फॉर ओवरऑल जॉइंट मोबिलिटी एंड फंक्शन। तो ये जो मैंने मूवमेंट्स बोले, यानी कि जॉइंट सरफेसेस पे जो रिलेटिवली मूवमेंट हो रहा है एक दूसरे के, जिससे हमने बोला कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शिफ्ट हो रहे थे, तो ये हमारे मूवमेंट्स बहुत स्मॉल होते हैं, इतने विजिबल नहीं होते, क्योंकि अगर बोन का मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि बोन है, इसका अगर मूवमेंट हो रहा है तो ये विजिबल होगा, बट जॉइंट सरफेस पे उस एरिया में क्या हो रहा है वो बहुत रिलेटिव मूवमेंट होगा, बहुत स्मॉल जो है वो होगा मूवमेंट, जो कि इतना अच्छे से विजिबल नहीं होगा, और उसके साथ ही साथ वो इनवॉलेंटरी होगा, यानी कि हम उसको विजिबली देख नहीं सकते और हम खुद भी नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है। हमारा बोनी मोशन हो रहा है, बोनी मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से उधर कुछ जो है हमारे आर्टिकुलर सर्फेसेस आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको इनवॉलेंटरी बोला गया है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि ये मूवमेंट्स जो हैं वो स्मॉल और इनवॉलेंटरी है, जो कि जॉइंट कैप्सूल के विद इन हो रहे हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर वो मूवमेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली हमको जॉइंट मोबिलिटी नहीं मिलेगा, और जो भी हम फंक्शन अचीव करना चाहते हैं, डेली एक्टिविटीज़ या जो भी है, उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जॉइंट मोबिलिटी के लिए वो जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो आर्थ्रोकिनेमेटिक्स मूवमेंट है, वो ज़रूरी है, तब जाके हमारा जो है ओवरऑल मोबिलिटी मिलेगा और हम जो भी फंक्शन कैरी आउट करना है वो कर पाएंगे, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है, इन बायोमैकेनिक्स अंडरस्टैंडिंग आर्थ्रोकिनेमेटिक्स इज असेंशियल फॉर एनालाइजिंग जॉइंट मैकेनिक्स, डायग्नोजिंग जॉइंट पैथोलॉजीज एंड डिवाइसिंग इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन स्ट्रैटेजीज। तो ऐसा है कि मैंने ये पहले भी बोला है कि आर्थ्रोकिनेमेटिक्स जो टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बायोमैकेनिक्स में एप्लीकेशन है। अगर आप बायोमैकेनिक्स उठा के देख लेंगे और कोई भी जॉइंट उठाएं, उसमें आर्थ्रोकिनेमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको ये नहीं आता है, ये समझ में नहीं आता है, यू कैन नॉट प्रोसीड टू द जॉइंट कि वो कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि उसमें सारे जो है वो पर्टिकुलर जॉइंट्स पे रिलेटिव मोशन को ही दिखाया गया है, और अगर आपको वही समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन नॉट प्रोसीड विद द मूवमेंट, और ना आप फिर मैनुअल थेरेपी दे पाएंगे और ना ही कुछ आगे कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए आर्थ्रोकिनेमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट है। तो इधर इन्हें डिफाइन कर दिया शॉर्ट में कि उसको जॉइंट मैकेनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। इसके अलावा जॉइंट पैथोलॉजीज भी हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमको मूवमेंट पता है तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि उसमें ये पर्टिकुलर मूवमेंट गया है, या फिर ये पर्टिकुलर उसका जो रोलिंग है, ग्लाइडिंग है, जो भी है वो आने रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हम उसके हिसाब से फिर हम लोग हमारी रिहेबिलिटेशन स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो अगर इसमें कोई मान लो जैसे कि कोई फ्रोजन शोल्डर का केस आता है, तो वी नो कि हमको किस डायरेक्शन में ग्लाइड देनी है, क्योंकि हमको आर्थ्रोकिनेमेटिक्स की नॉलेज है, तो उस हिसाब से हम जो है वो देख सकते हैं कि इसको क्या ग्लाइड की रिक्वायरमेंट होगी और कैसे इसका कंडीशन जो है वो इम्प्रूवमेंट होगा। तो उधर जो है आर्थ्रोकिनेमेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर वो पता है तो यू कैन ट्रीट द पर्टिकुलर कंडीशन, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसीड विद, ठीक है। तो आई थिंक सो इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो दिस आर्थ्रोकिनेमेटिक मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज जॉइंट प्ले मूवमेंट्स। तो जॉइंट प्ले मूवमेंट्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी हमने बोला था कि बेसिकली आर्थ्रोकिनेमेटिक्स क्या होता है, जॉइंट मोशन, ठीक है। तो जॉइंट पे मूवमेंट हो रहा है, तो जॉइंट सर्फेसेस पे रिलेटिव मोशन हो रहा है एक दूसरे के, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब भी ऐसा मूवमेंट होता है, ठीक है, तो अगर हमको ग्लाइड देनी है कोई भी पर्टिकुलर, राइट, ग्लाइड देनी है हमको, एंटीरियर ग्लाइड, पोस्टीरियर ग्लाइड, कोई भी प्रकार की ग्लाइड देनी है, तो उसको ये ग्लाइड देने को बोलते हैं, या स्लाइड, या फिर जो भी हम ये यूज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग यूजुअली जॉइंट प्ले, ठीक है। तो ये जॉइंट प्ले मूवमेंट्स हम लोग बेसिकली मैनुअल थेरेपी में यूज़ करेंगे, ठीक है, टू मोबिलाइज द पेशेंट, टू गिव दी ग्लाइड्स एंड ऑल, ठीक है।
तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमने आर्थ्रोकिनेमेटिक्स को जॉइंट प्ले मूवमेंट्स भी बोल दिया है। अब ये जो आर्थ्रोकिनेमेटिक मूवमेंट्स है इसमें कुछ टाइप्स होते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दोज टाइप्स की क्या होते हैं। तो उनको इस फॉलोइंग टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। तो यूजुअली हम 5 टाइप्स ऑफ आर्थ्रोकिनेमेटिक मूवमेंट्स पढ़ते हैं। दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज द रोलिंग, सेकेंड इज स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग, या फिर उसको ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, राइट। दूसरा है स्पिनिंग, स्पिनिंग हो जाता है। दूसरा है चौथा है हमारा ट्रैक्शन, और पांचवा है हमारा कंप्रेशन। तो ये 5 टाइप्स है आर्थ्रोकिनेमेटिक मूवमेंट्स के, और इन्हीं पांचों टाइप्स को हम डिटेल में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, और उसको मैं आप अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है ये आर्थ्रोकिनेमेटिक मूवमेंट्स एग्जाम्पल के साथ कैसे जो है वो इसमें रोल प्ले करते हैं, और ये सब टाइप्स का कहीं ना कहीं अलग अलग जॉइंट्स में अपना इंपॉर्टेंट रोल है। So let's move on to the particular and discuss these types in detail. So our very first type in this arthrokinetic movement is the rolling. तो rolling के बारे में डिस्कस करते हैं। rolling क्या होता है? It is a rotatory motion in which new points on one surface meets new points on the opposite surface. तो जैसा कि हमने इस पॉइंट को रोलिंग वाला जो टॉपिक है उसको हमने कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल वाले वीडियो में भी देखा है, जो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो वो प्लीज़ देखिए, क्योंकि मैंने उधर रोलिंग को भी समझाया है। इधर भी मैं समझाऊंगा कि क्या होती है। अब जो है इसको रोटेटरी मोशन बोला गया है, ठीक है। इसका मतलब कि मान लो कोई सरफेस है, राउंड सरफेस, ठीक है, तो वो भी कभी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव करती है, तो इस तरीके से रोल होते हुए जाती है, राइट। तो ये जो रोल होती है, ठीक है, तो इसके अलग अलग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उस सरफेस के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मैच कर, मतलब इन द सेंस कि कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका न्यू पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इस वाले सरफेस के ये वाले पॉइंट के साथ कॉन्टैक्ट में आया, ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, ये वाले पॉइंट के साथ कॉन्टैक्ट में आया, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये नए वाले पॉइंट के साथ कॉन्टैक्ट में आया। तो हर बार दोनों ही सरफेसेस का कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है व्हेन द मोशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो जैसे कि आप मैंने पहले भी बोला था पिछले वीडियो में कि आप एक बॉल को रोल करते हुए इमेजिन कीजिए। तो जब भी बॉल जो है वो रोल करता है तो उसमें क्या होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा चेंज होता है, और न्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दूसरे सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ मतलब इन द सेंस कि पॉइंट के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी जो है वो रोलिंग मोशन होता है। या फिर एक इमेजिन कीजिए कि एक आइस जो स्नो बॉल है, स्नो बॉल पूरा जो है माउंटेन से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो हमारी होती है रोलिंग, ठीक है। या फिर कोई सिलेंडर है वो हमारा रोल कर रहा है एक इंक्लाइंड सरफेस से नीचे तक, तो वो हमारा हो जाता है रोलिंग। तो वो बेसिकली एक तरह से रोलिंग में आता है। अब रोलिंग जो है रिजल्ट्स इन एंगुलर मोशन ऑफ द बोन, यानी कि स्विंग। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जिस डायरेक्शन में बोन स्विंग होगी उधर ही हमारा रोलिंग होता है, ठीक है। तो मान लो मेरी बोन जो है वो इस डायरेक्शन में स्विंग कर रही, तो मेरा रोलिंग भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो रोलिंग की वजह से एक एंगुलर मोशन आता है बोन में। एंगुलर, क्योंकि एंगुलर बोलने का मतलब है क्योंकि जैसे अगर ये मूव करेगा, रोलिंग होगी, तो ये एंगल पे आ रहा है, ठीक है। ये एंगुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। इधर पॉइंट ऑफ मतलब इन द सेंस की जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है, हर बार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रोलिंग की वजह से क्या होता है, एंगुलर मोशन आता है ऑफ द बोन, जिसको बोलते हैं हम लोग स्विंग कॉमनली, जो कि हमने उस वीडियो में भी देखा है। अब हियर यूजुअली द सर्फेसेस आर इनकॉन्ग्रुएंट सर्फेसेस है। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट मतलब इन द सेंस कि अगर कॉन्ग्रुएंट सर्फेस है बिल्कुल, जैसे कि अगर फ्लैट सर्फेस है दोनों, तो ये तो एक दूसरे पे क्या करेंगे, स्लाइड हो जाएगा ये, तो फिर ये रोलिंग नहीं कहलाएगा। इसीलिए हमने बोला एक तरह से कि रोलिंग में जब भी रोलिंग होती है तब यूजुअली देखा गया है कि सर्फेसेस इनकॉन्ग्रुएंट होती है। एक्सेप्शनल केस हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई केस है। ज़्यादातर हमारे रोलिंग में सर्फेसेस इनकॉन्ग्रुएंट होती है, यानी कि दोनों सर्फेसेस अलग अलग होती है, राइट। कॉन्ग्रुएंसी नहीं, मतलब सेम नहीं है। रोलिंग सिमिलैरिटी नहीं है, इन द सेंस रोलिंग जो है इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन एज द स्विंगिंग बोन मोशन वेदर द सरफेस इज कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो रोलिंग जो है, ये पॉइंट भी मैंने उस वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे बताया है, क्योंकि ये रूल याद रखना पड़ेगा, तभी हम कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल जो है वो किसी भी जॉइंट पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जिस भी डायरेक्शन में बोन का मोशन स्विंग हो रहा है, इन द सेंस की स्विंगिंग बोन मोशन, जिस भी डायरेक्शन में बोन स्विंग कर रही है उसी सेम डायरेक्शन में हमारा रोलिंग होगा, भले वो सरफेस फिर कॉन्वेक्स हो या फिर कॉन्केव हो, ठीक है। इसलिए मैंने उस वीडियो में बोला था कि
जब भी जॉइंट के ऊपर मैंने अप्लाई किया था तब मैंने बोला था कि रोलिंग इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो वो पॉइंट आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। वैसे तो उधर मैंने समझा दिया था, बट इधर भी वापस वो पॉइंट आ रहा है, तो आपको याद रखना जरूरी है ये पॉइंट। अगला जो है, इन नॉर्मली फंक्शनिंग जॉइंट्स प्योर रोलिंग डज नॉट ऑकर अलोन बट इन कॉम्बिनेशन विथ जॉइंट स्लाइडिंग एंड स्पिनिंग। यानी कि हम अगर आइडियल सिनेरियो देखें तो आइडियल सिनेरियो में तो हो सकता है कि प्योर रोलिंग हम इमेजिन कर सकते हैं कि प्योर रोलिंग होती है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जॉइंट जो हैं वो इस तरीके से नहीं बने हुए कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट होगा। सो द पॉइंट इज कि हर जॉइंट पे रोलिंग, प्योर रोलिंग इन द सेंस कि पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि जॉइंट इस तरीके से बना होता है कि उसमें कहीं ना कहीं स्लाइडिंग या स्पिनिंग ये मूवमेंट्स भी कंबाइन होते हैं। तो प्योर रोलिंग करना तो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उसमें और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है। जो नॉर्मली फंक्शन जॉइंट होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो रोलिंग होती है, जैसे कि मैंने अभी इस पॉइंट्स में डिस्कस किया अबाउट रोलिंग, तो हम देख सकते हैं डायग्राम में भी कि एक सिलेंडर समझ लो या कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट है या फिर बॉल समझ लो, ठीक है। तो जैसे कि उसका हम देख सकते हैं कि मान लो ये सर्कल जो है, ये जो डॉट बनाया मैंने, ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। किसका? ये सरफेस का, ठीक है। अभी तो दो सरफेसेस है, एक तो ये राउंड है, ठीक है, राउंड या बोल दो जिसको बोलते हैं अपन पूरा स्फीयर जो होता है, ठीक है। और ये हमारा एक क्या है, एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो हुई ना दोनों इनकॉन्ग्रुएंट, ठीक है, जिसके अभी हमने बात की थी कि यूजुअली द सर्फेसेस आर इनकॉन्ग्रुएंट, तो इधर दिख रहा है हमको, ठीक है। इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहते हैं। तो ये राउंड स्पेस जो है हमारा स्फीयर है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वो न्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। और इसमें भी जो है ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे जितने भी पॉइंट्स गिन सकते हैं हम, वो सारे न्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो हर बार जो है, जैसे कि हम ये एक पॉइंट लें एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो जैसे ये रोल हो रहा है, ठीक है, तो ये रोल होता होता ऐसे करके इधर आएगा। तो ये पॉइंट जो है, जब ये पूरा इस तरीके से रोल होके इधर आएगा, ठीक है, इस तरीके से रोल होगा, तो ये जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ, नए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ मैच हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये फिर से घूमेगा और इधर आएगा आगे, तो वो नए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ, नए पॉइंट के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा। तो इस तरीके से रोलिंग हो रही है कि हर बार जो है वो न्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कमिंग, न्यू पॉइंट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद न्यू पॉइंट, और दोनों अलग अलग सर्फेसेस हैं, ये हमको ध्यान रखना है। तो हमको जो इधर है वो दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि दो चीज़ें होती है, एक होता है स्टेबल कंपोनेंट और एक होता है मूविंग कंपोनेंट। तो द स्टेबल कंपोनेंट क्या है? ये जो प्लेन सरफेस है, ठीक है। और मूविंग कंपोनेंट कौन है? ये स्फीयर या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो उस पर रोल कर रहा है, तो वो हो गया हमारा मूविंग कंपोनेंट, ठीक है। तो ये स्टेबल कंपोनेंट है, ये मूविंग कंपोनेंट है। तो अब जो है इधर जो है दोनों के दोनों में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना, वो चेंज है। तो इधर इसलिए लिखा हुआ है कि हियर बोथ द स्टेबल कंपोनेंट एंड द मूविंग कंपोनेंट हैव चेंजिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स और प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इधर हमको दोनों जो सरफेसेस है, दोनों कंपोनेंट्स जो है, उनमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज होते हुए दिख रहा है ना, इवन इन द स्टेबल एज वेल एज मूविंग कंपोनेंट। तो स्टेबल और मूविंग कंपोनेंट दोनों में ही हमको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होते हुए दिख रहा है। ये भी चीज़ आपको इस रोलिंग में ध्यान रखनी है। तो इसमें कुछ जो चीज़ें हैं रोलिंग में, वो मैंने जॉइंट के ऊपर कैसे अप्लाई होती है, वो सारी चीज़ें कैसे होती है, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो यानी कि कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल में अच्छे से समझाया हुआ है। तो मैंने रोलिंग को इधर बहुत डिटेल में कवर किया है, और जो कुछ एस्पेक्ट है इसका वो उस वीडियो में किया है। तो अगर आप दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपको रोलिंग के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि ये जो मोशन है वो क्या होता है। तो चलते हैं हमारे दूसरे टाइप के ऊपर, जो कि हमारा स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग। तो अगला जो टाइप है हमारा वो है स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन भी बोल देते हैं। तो अ स्लाइड और ग्लाइड इज लीनियर ट्रांसलेशन और मोशन ऑफ वन जॉइंट सरफेस स्लाइडिंग ओवर अनदर। तो सिंपल है, जैसे कि हमने रोलिंग देखा, वैसे हमारा दूसरा टाइप का मोशन है जो कि स्लाइडिंग। अब ये स्लाइडिंग को भी हमने कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल में जॉइंट के मतलब ये पर्टिकुलर मोशन को जो है डिटेल में समझा है, इधर भी समझेंगे। तो कंबाइनली आप उसको देखिएगा ताकि आपको और क्लैरिटी आए। अब स्लाइडिंग जो है मोशन, हमको ये पता है कि हम इमेजिन कर सकते हैं अगर हमने एक बॉक्स रख दिया जो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है या फिर क्यूबॉइड जिसको बोलते हैं, उसको रख दिया हमने एक इंक्लाइंड सरफेस पे, ठीक है। तो इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, मैंने क्यूब रख दिया इधर, और वो जैसे मान लो मैंने डाइस रख दिया, ठीक है, जो लूडो का डाइस होता है वो इधर रख दिया, और वो इधर स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, अब दोनों सरफेसेस कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों सरफेसेस ऐसे हैं, समझ रहे हो, ठीक है।
पहले क्या था रोलिंग में, एक राउंड था इन द सेंस और एक हमारा प्लेन था, तो दोनों सर्फेसेस इनकॉन्ग्रुएंट थे। पर इस केस में क्या है, इस केस में दोनों सर्फेसेस कॉन्ग्रुएंट होती है, तभी हमारा स्लाइडिंग मोशन हो पाता है। ठीक है, उनका कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी है ना। अब ये प्योर स्लाइडिंग तो हमको दिखेगी नहीं, है ना, ये ध्यान रखना है हमको, क्योंकि जॉइंट्स ऐसे नहीं होते हैं जैसा कि रोलिंग में भी देखा था हमने। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला है कि स्लाइड या ग्लाइड क्या होता है, एक तरह से एक लीनियर मोशन होता है, एक लीनियर ट्रांसलेशन होता है दोनों जॉइंट सर्फेसेस का ओवर वन अनदर। ठीक है, तो ये यूजुअली किसी कंबाइनली किसी मूवमेंट के साथ होता है, यानी कि स्लाइडिंग ऑकरिंग विद रोलिंग, या तो फिर हमारा जो दूसरे मोशंस होते हैं उनके साथ होता है। ठीक है, प्योर हमको स्लाइडिंग नहीं दिखेगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अगला जो है, हियर द सेम पॉइंट ऑन वन सरफेस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द न्यू पॉइंट्स ऑन द ऑपोजिंग सरफेस। यानी कि जो मतलब दो सरफेसेस हमने ये तो बोला है। ठीक है, अब दोनों सरफेसेस में क्या हो रहा है कि एक का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, जैसे कि मान लो ये लूडो इस पर स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा थंब मान लो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो वो सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसके साथ भी कॉन्टैक्ट कर रहा है, दूसरा इसके साथ भी कर रहा है, तीसरा चौथा पांचवा छठा, ऐसे जो है इस सरफेस में अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं भले ही, बट वो सरफेस का कॉन्टैक्ट हमेशा सेम है। देखो, तो थंब का कॉन्टैक्ट चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नीचे वाले सरफेसेस का कॉन्टैक्ट चेंज हो गया, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन वन सरफेस कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद द न्यू पॉइंट्स ऑन द ऑपोजिंग सरफेस। तो उसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं कि वो कैसा होता है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें हमको क्लियरली दिख रहा है कि एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। ठीक है, या जो भी मान लो, और इधर हमारा प्लेन सरफेस है। तो दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों सरफेसेस हमारे कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि जो है उसमें कोई इनकॉन्ग्रुएंस नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, सिमिलर है। तो उससे क्या होगा, हमको एक स्लाइडिंग मोशन दिखेगा इधर, स्लाइडिंग इस डायरेक्शन में। ठीक है, स्लाइडिंग मोशन होते हुए दिखेगा। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो इधर भी वही था और इधर भी वही है। ठीक है, भले नीचे वाले का चेंज हो रहा है, जैसे इधर डार्क ट्राइंगल है, इधर वाइट ट्राइंगल है ना। तो इसका मतलब ये जो सरफेस है नीचे वाली, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट न्यू हमेशा चेंज हो रहा है, और ऊपर वाले का जो है वो सेम रह रहा है। यानी कि इसका जो है वो सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसके अलग अलग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फ्लैट सरफेस। ठीक है, मान लो कर्व्ड सरफेस भी है तो भी इधर कॉन्ग्रुएंसी है, क्योंकि इधर कर्व्ड है और ऊपर से ये भी कर्व्ड है, तो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, वो हमेशा वो इधर भी आ जाएगा तो भी वही रहेगा, बट ये जो नीचे वाले सरफेस का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हमेशा चेंज हो रहा है। मतलब इसके अलग अलग पॉइंट जो है वो इसके सेम पॉइंट के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। यही मैंने अभी पिछले पॉइंट में डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो ये फ्लैट सरफेस के लिए हो गया, ये कर्व्ड सरफेस के लिए हो गया, पर ये दोनों सरफेसेस हमको क्लियरली कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट दिख रही है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वापस उस पॉइंट की तरफ। आई थिंक सो वो वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगला जो पॉइंट है कि फॉर अ प्योर स्लाइड टू ऑकर द सर्फेसेस मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, आइदर फ्लैट या तो फिर कर्व्ड। वो अभी हमने देखा, जस्ट अभी हमने देखा, वही चीज़ इधर लिखी हुई है। ठीक है, कि प्योर स्लाइड होने के लिए सर्फेसेस या मतलब कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, या तो बिल्कुल फ्लैट या तो कर्व्ड। पर दोनों में देखा हमने कि एग्जाम्पल्स में कॉन्ग्रुएंसी थी। तो ऐसे अभी जो रिसेंटली हमने सर्फेसेस देखे वो आ जाते हैं बिल्कुल प्योर स्लाइडिंग में। ठीक है, जो कि हमको जॉइंट में नहीं दिखने वाला है, क्योंकि जॉइंट में प्योर स्लाइडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट वही है कि प्योर स्लाइडिंग डज नॉट ऑकर इन जॉइंट्स बिकॉज द सर्फेसेस आर नॉट कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंट। ये हमने देखा ही है कि जॉइंट कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, तो उसमें प्योर स्लाइडिंग नहीं दिखती है। ठीक है, प्योर स्लाइडिंग का आइडियल सिनेरियो क्या है, जो हमने अभी रिसेंटली देखा, ये जो सर्फेसेस थी, ये कर्व्ड सरफेस या फिर जो फ्लैट सरफेस हमने देखा। तो ऐसा कॉन्ग्रुएंसी अगर है तो फिर भी एक बार के लिए हम मान सकते हैं कि आइडियल सिनेरियो में प्योर स्लाइडिंग हो सकती है, बट जॉइंट में हमेशा कंबाइनली होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल में भी डिस्कस किया है, जो कि पूरा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना, इन अ नटशेल जो मैं बात कर रहा हूँ, द डायरेक्शन इन विच स्लाइडिंग ऑकर्स डिपेंड्स ऑन वेदर द मूविंग सरफेस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। ये मैंने उधर रूल में भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो स्लाइडिंग इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मूवमेंट ऑफ द बोन इफ द मूविंग जॉइंट सरफेस इज कॉन्वेक्स। यानी कि हमने बोला था, ठीक है, कि बोन का मोशन, ये बोन है, ठीक है, बोन का मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में बोन स्विंग हो रही है, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में रोलिंग होगी, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, स्लाइडिंग होगी।
अगर वो सरफेस कॉन्वेक्स निकला तो, ठीक है, वो इधर बात हो रही है। अगर वो सरफेस कॉन्वेक्स निकला तो स्लाइडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और रोलिंग सेम में होगा, ठीक है। अब इधर एंगुलर मूवमेंट ऑफ द बोन मैंने बोला है, तो अब याद कीजिए एंगुलर मूवमेंट ऑफ द बोन क्या था, स्विंगिंग मोशन, जिसको हमने रोलिंग बोला है, वो इधर डिस्क्राइब हुआ है, ठीक है। तो रोलिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लाइडिंग होगा अगर वो सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स। और अगर ऑपोजिट देखें, वाइस वर्सा, अगर स्लाइडिंग इज इन द सेम डायरेक्शन एज द एंगुलर मूवमेंट ऑफ द बोन इफ द मूविंग सरफेस इज कॉनकेव। यानी कि हमने बोला था कि अगर सरफेस कॉनकेव रही, ठीक है, तो हमारा स्लाइडिंग और रोलिंग दोनों ही सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये तो हमने बोला ही है। तो हमने ये भी डिस्क्राइब किया था कि रोलिंग तो हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है, पर स्लाइडिंग का डायरेक्शन सेम या ऑपोजिट होता है। बट लिखते टाइम अपन को लिखना पड़ता है कि रोल एंड स्लाइड इन सेम डायरेक्शन या फिर रोल एंड स्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ और उधर मैंने क्लियरली जॉइंट के ऊपर जो है एक्सप्लेन किया है ये स्लाइडिंग या ट्रांसलेटरी मोशन। तो आप वो वीडियो जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो जब आप दोनों वीडियोस को कंबाइन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा जो है एक चीज़ मिलेगी, समझ में आएगा आपको कि ये चीज़ क्या, मतलब ये जो मोशंस है क्या होते हैं, ठीक है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप दोनों वीडियोस कंबाइनली देखें, इन द सेंस कि दोनों वीडियोस को वॉच करें इंडिविजुअली, ताकि आपको और क्लैरिटी आए अच्छे से कि क्या होता है। क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें उधर डिस्क्राइब कर रखी है, तो आप बोलेंगे इधर मैंने जॉइंट के एग्जाम्पल्स ने दिए या फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई है, बट वो सारी चीज़ें मैंने उधर बताई है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको कंबाइनली देखना पड़ेगा वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं अब कुछ और पॉइंट्स की तरफ। क्या है, तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, मैंने अभी रोलिंग में भी बात की कि हमारा जो मूविंग कंपोनेंट और स्टेबल कंपोनेंट के बारे में। तो आई होप आपको स्टेबल कंपोनेंट समझ में आ गया होगा, जो सरफेस मूव नहीं करती है। जैसे कि इसमें ये स्टेबल कंपोनेंट है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, मूविंग है, ये मूविंग कंपोनेंट है। तो हमारे स्टेबल कंपोनेंट और मूविंग कंपोनेंट जो रोलिंग में थे वो कैसे थे, वो जो है वो हमारे दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो रहे थे। पर इसमें क्या है, देखो सिनेरियो, इधर जो मूविंग कंपोनेंट है यानी कि ये वाला, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सेम। स्टेबल कंपोनेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो मूविंग कंपोनेंट का सेम और स्टेबल कंपोनेंट का डिफरेंट है, जो कि रोलिंग में ऑपोजिट था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आई होप आप याद रखेंगे इन केस ऑफ स्लाइडिंग। तो ये जो चीज़ें थी, दिस इज ऑल अबाउट स्लाइडिंग और ट्रांसलेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट मूवमेंट विच इज दी स्पिनिंग। तो अगला हमारा जो मोशन है वो है स्पिनिंग। तो स्पिनिंग जो है कुछ नई चीज़ है जो हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये भी एक टाइप का रोटेटरी मोशन ही है, वेयर वन पॉइंट ऑन अ जॉइंट सरफेस रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद अ सिंगल पॉइंट ऑन अनदर सरफेस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें जो मैकेनिकल एक्सिस है वो सेम रहती है, ठीक है। तो इसमें जो है जॉइंट सरफेस का एक पॉइंट दूसरे जॉइंट सरफेस के दूसरे पॉइंट के साथ कॉन्टैक्ट में बना रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पिनिंग हो रही है, एक रोटेटरी मोशन हो रहा है, स्पिनिंग हो रही है एक ही जगह पे। तो हम बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट देयर इज रोटेशन ऑफ अ सेगमेंट अबाउट अ स्टेशनरी मैकेनिकल एक्सिस। जो मैंने अभी बोला था कि एक मैकेनिकल एक्सिस है स्टेशनरी, उसके अराउंड क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, ठीक है। उसके अराउंड ऐसे रोटेशन हो रहा है, एक मैकेनिकल एक्सिस है, ठीक है, उसके अराउंड ऐसे रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों सर्फेसेज में अगर मैं देखूँ तो ये दोनों सर्फेस में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो सेम है, तो इसीलिए बोला गया पॉइंट। अब द सेम पॉइंट ऑन द मूविंग सरफेस क्रिएट्स एन आर्क ऑफ अ सर्कल एज द बोन स्पिन्स, ठीक है। तो एक तरह से जब भी बोन जो है इस तरीके से स्पिन करेगी तो एक आर्क क्रिएट होगा ना, जैसे कि बोन है, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है ना, वो स्पिन कर रही है उसके ऊपर, ठीक है, वो स्पिन कर रही है, तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वही है, ठीक है। तो स्पिन कर रही है ऐसे, ठीक है, तो एक आर्क बना रही है, ठीक है, एक आर्क बन रहा है सर्कल, ना आर्क बन रहा है। तो वो सेम पॉइंट की वजह से वो आर्क बनता हुआ हमको नजर आ रहा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है अगर, तो मैं इस तरीके से बोन को लेके जाऊंगा तो कैसे बन रहा है ये आर्क, ठीक है, जो आर्क बनाते हैं हम राउंडर से, ठीक है, वैसा आर्क बन रहा है। तो वही पॉइंट में बोला गया है, ओके। तो अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ, देखते हैं क्या उसमें चीज़ है, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अब जो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि इधर जो है ये दो बोनी सरफेसेस जो है वो कॉन्टैक्ट में हैं, और इधर एक क्या बना रहे हैं, इधर हो रहा है हमारा आर्थोकिनेमेटिक मोशन। तो ये हमारा एक स्ट्रेट मैकेनिकल स्टेशनरी मैकेनिकल एक्सिस, क्यों, क्योंकि इस जॉइंट का इन द सेंस कि इस जॉइंट का जो है ये पॉइंट इसका और ये सरफेस का ये पॉइंट, तो दोनों सरफेसेस का सेम पॉइंट हमारा कॉन्टैक्ट में है उधर ही, और वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, इन द सेंस कि वो उधर ही कॉन्टैक्ट में है उसके, ठीक है। और
वो क्या हो रहा है, स्टेशनरी मैकेनिकल एक्सिस इधर है जो उन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से निकल रही है, ठीक है। तो उस वजह से इसमें क्या हो रहा है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अराउंड ये मूवमेंट हो रहा है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो रहा है हमारा स्पिनिंग मूवमेंट। तो स्टेशनरी मैकेनिकल एक्सिस के अराउंड हमारा रोटेटरी मोशन हो रहा है, ठीक है, आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें कि हमारा दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी हो रही है स्पिनिंग, जो कि हमको अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं स्पिनिंग के हमारे जॉइंट्स में। तो उसके एग्जाम्पल अगर मैं कुछ दूं तो वो है हमारे शोल्डर जॉइंट विथ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो ये मूवमेंट मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, पर अगर स्पिनिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये स्पिनिंग होती है क्योंकि उधर एक तरह से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो सेम रहता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्योर स्पिनिंग होगी, बट स्पिनिंग के साथ कुछ और मूवमेंट्स भी दिखेंगे डेफिनेटली, है ना। स्लाइडिंग भी हो सकता है, स्पिनिंग भी होगा, तो सारी चीज़ें होंगी। बट अगर हम उसको आइसोलेट करके देखें मूवमेंट को, ठीक है, अगर मैं इमेजिन करूँ आइसोलेशन करके, तो हमको स्पिनिंग दिखेगा, ठीक है। तो मैं प्योर स्पिनिंग नहीं बोल रहा हूँ ऐसा होगा, बट डेफिनेटली इन जॉइंट्स में हमको स्पिनिंग जो है वो दिखता है। तो पहला एग्जांपल है शोल्डर विथ फ्लेक्शन एक्सटेंशन। डेफिनेटली अगर ये शोल्डर है, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से एक्चुअली मूवमेंट नहीं होता है, वो आगे स्लाइड भी होता है और इस तरीके से भी होता है। बट मैं अगर आइडियल सिनेरियो लूँ कि ये शोल्डर जॉइंट है हमारा, एक ग्लिनॉइड कैविटी है, ह्यूमरस है, तो इस तरीके से अगर जब मूवमेंट होता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो ये क्या हो रहा है, ये है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों के सेम है अभी, है ना, जैसे कि मैं पहले भी डिस्क्राइब किया था, जिसकी वजह से एक आर्क ऑफ सर्कल बनता है ना, मैंने बताया था। तो शोल्डर विथ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पहला एग्जाम्पल है। अब दूसरा जो है हिप विथ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो ये चीज़ अभी मैं शोल्डर में बता चुका हूँ, तो वही चीज़ आपको हिप में भी अप्लाई करनी है, तो सेम चीज़ होगी। अगला जो है रेडियो ह्यूमरल जॉइंट विथ प्रोनेशन सुपिनेशन, ठीक है। क्योंकि आपने अगर रेडियल हेड देखा है तो रेडियल हेड कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। रेडियल हेड जो है उसके ऊपर एक ऐसा कर्व्ड सरफेस होती है, मतलब, ठीक है, इन द सेंस कि एक शैलो सरफेस होती है और रिंग जैसा होता है, ठीक है। मतलब उसका हेड जो है सिलेंडर जैसा होता है और ऊपर लगा हुआ है हमारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैपिटुलम, आई थिंक सो, ठीक है, कैपिटुलम लगा होता है जिसके साथ वो आर्टिकुलेट करता है। तो तभी हमारा बनता है रेडियो ह्यूमरल जॉइंट। तो जब भी सुपिनेशन प्रोनेशन होगा तो वो उसके ऊपर इस तरीके से स्पिन करेगा, ठीक है, इस तरीके से स्पिन करेगा। तो आप ह्यूमरल रेडियल जॉइंट देखिएगा और आपको स्पिनिंग उसमें डेफिनेटली दिखेगी जब भी प्रोनेशन सुपिनेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे और ये डायग्राम के थ्रू भी क्लैरिटी मिली होगी कि स्पिनिंग मोशन क्या होता है। तो चलते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ इन द स्पिनिंग। तो स्पिनिंग में कुछ और पॉइंट्स के ऊपर गौर करें तो वो है स्पिनिंग रेयरली ऑकर्स अलोन इन जॉइंट्स बट इन कॉम्बिनेशन विथ रोलिंग एंड स्लाइडिंग। मैंने अभी डिस्कस किया कि प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है जॉइंट्स में, तो वो कॉम्बिनेशन में होगा विद द रोलिंग एंड द स्लाइडिंग। तो इधर भी हमने मूविंग कंपोनेंट और स्टेबल कंपोनेंट बताना है, ठीक है। तो किस तरीके से बताएंगे, जैसे हमने पहले भी डिस्क्राइब किया है दूसरे जॉइंट्स के लिए, है ना, जो मूविंग कंपोनेंट और स्टेबल कंपोनेंट है, ठीक है। तो रोलिंग और स्लाइडिंग में हमने बताया था, वैसा अगर हम इसका भी देखें तो इसमें जो है वो एक सरफेस एक तरह से स्टेबल रहेगी जिसको हम स्टेबल कंपोनेंट बोलेंगे, और दूसरी जो है जैसे इधर ये स्टेबल कंपोनेंट बोल सकते हैं, और ये क्या हो रहा है, मूविंग कंपोनेंट। तो स्टेबल कंपोनेंट में क्या लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा सेम रहेगा, यानी कि इसमें जो ये स्टेबल कंपोनेंट है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेम रहेगा, है ना, क्योंकि वो उधर ही है, वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। पर जो मूविंग कंपोनेंट है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये स्पिन करेगा। तो इसका इधर वाला पॉइंट इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इस तरीके से क्या हो रहा है, वो स्पिन कर रहा है ना। तो उसके तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है ना, जो मूविंग कंपोनेंट है, इन दिस केस ऑफ स्पिनिंग। तो स्पिनिंग के केस में मूविंग कंपोनेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेंजेस while in the stable component the point of contact remains the same। तो ये पूरा फंडा है इसके पीछे, और यही चीज़ें मैंने पिछले दो मोशंस में भी अप्लाई की है, जो कि मेरा रोलिंग और स्लाइडिंग होता है। तो तीसरा भी हमारा क्लैरिटी आपको मिल गई होगी अबाउट द स्पिनिंग, स्पिनिंग मोशन क्या होता है, वो कैसे होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, और उसमें कॉम्पोनेंट्स कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जो कि मैंने अभी किया है। तो आई होप आपको ये मोशन क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं हमारे दूसरे मोशन की तरफ, जो कि हमारा है कॉम्प्रेशन। तो जो हमारा अगला मूवमेंट है वो हमारा है कॉम्प्रेशन। तो कंप्रेशन क्या होता है, अगर हम यूजुअली भी देखें, कंप्रेस होना मतलब कि दो चीज़ें जो है आपस में जो है क्लोज आ रही है, जिसकी वजह से उनमें स्पेस कम हो रहा है। तो वो इधर भी अप्लाई होता है इन केस ऑफ जॉइंट ऑल्सो। तो इट इज़, यानी कि इट इज़ मतलब कॉम्प्रेशन इज द डिक्रीज इन द जॉइंट स्पेस बिटवीन बोनी पार्टनर्स।
सिंपल है, जॉइंट्स जॉइंट्स कैसे बनते हैं, दो बोनी सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती है, उधर एक जॉइंट सरफेस बन जाता है, ठीक है। तो जब भी दो जो पार्टनर्स है, जो बोनी पार्टनर्स है, वो कांटेक्ट में आएंगे, तो जितना ज़्यादा वो बोनी पार्टनर्स कांटेक्ट में आएंगे उतना ज़्यादा उनके बीच में स्पेस जो है वो डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि उधर हो रहा है हमारा कॉम्प्रेशन, ठीक है। तो जो कॉम्प्रेशन है नॉर्मली ऑकर्स इन दी एक्सट्रीमिटी एंड स्पाइनल जॉइंट्स व्हेन वेट बेयरिंग इज ऑकर, ठीक है। जब वेट बेयरिंग जब भी होता है तब तब क्या होता है कि हमारे डेफिनेटली जॉइंट्स में थोड़ा बहुत कंप्रेशन आता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, वेट बेयरिंग, क्योंकि वेट बेयरिंग होंगे तो डेफिनेटली फोर्स जो है वो दोनों तरफ से लगेगा, ओके। एक तरफ से ग्रेविटी का लगेगा, एक तरफ से हम लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा जॉइंट स्पेस हमारा कम होता है जब वेट बेयरिंग करते हैं। एंड सम कंप्रेशंस ऑकर एज अ मसल कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द जॉइंट। तो कंप्रेशन तब भी होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो है बोन को जो है पुल करेगी, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना एंगल ऑफ पुल, या जो मसल्स जो है जहाँ पे अटैच होती है, तो इस पर्टिकुलर बोन को वो पुल करेगी। तो डेफिनेटली क्या होगा, जब दोनों तरफ से पुल होगा, है ना, तो क्या होगा, वो आपस में उनका कॉम्प्रेशन हल्का सा होगा ही होगा, क्योंकि उधर क्या हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्लाइट कॉम्प्रेशन देखने को मिलता है, जो कि जॉइंट स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि वो पर्टिकुलर मोशन या पर्टिकुलर मूवमेंट परफॉर्म कर पाए। अब एज वन बोन रोल्स ऑन द अदर, some compression also occurs on the side to which the bone is angulating, ठीक है। मान लो कि इधर ये दोनों सरफेसेस हैं, ठीक है ना, ये बोन इस बोन के ऊपर मूव करने वाली है, ठीक है, ये सरफेस है, इसके ऊपर ये जो है मूवमेंट करेगा। मान लो ये स्टेबल कंपोनेंट है और ये मूविंग कंपोनेंट है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से जो है वो मूवमेंट कर रहा हूँ। अब दोनों देखो, अगर दोनों के बीच में जो है वो समानता है, यानी कि दोनों जो है पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं मूवमेंट करना चालू करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने मूवमेंट करना चालू किया, या फिर मैं ऐसे दिखाऊं, जब मैंने मूवमेंट करना चालू किया, ठीक है, तो क्या हुआ, जो एक तरफ का पॉइंट है वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ रहा है ना, और इधर जो है स्पेस बन रही है, इधर कॉम्प्रेशन हो रहा है पर नीचे क्या हो रहा है, स्पेस बन रही है। तो उसने वही बोला कि एज वन बोन रोल्स ऑन द अदर, सम कॉम्प्रेशन ऑल्सो ऑकर्स ऑन द साइड टू विच द बोन इज एंगुलेटिंग। मान लो वो इधर एंगुलेट होगी तो इधर कंप्रेशन ज़्यादा होगा, मान लो वो नीचे एंगुलेट होगी तो इधर कंप्रेशन ज़्यादा होगा। तो सिंपल फंडा है, वही लिखा हुआ है इधर। तो अगला जो पॉइंट है वो ये है, नॉर्मल इंटरमिटेंट कंप्रेसिव लोड्स हेल्प मूव सिनेवल फ्लूइड एंड थस हेल्प मेंटेन कार्टिलेज हेल्थ। यानी कि मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा बहुत कंप्रेसिव लोड जब पड़ता है, जैसे कि हम वेट बेरिंग में आते हैं, या फिर कोई ऐसी कोई भी थोड़ा बहुत कंप्रेशन जब पड़ता है ना, तब उसकी वजह से जो सिनेवल फ्लूइड है, जैसे ये दो जॉइंट्स है, इनके बीच में सिनेवल फ्लूइड होता है, ठीक है, जो सिनेवल जॉइंट्स होते हैं, तो जब भी ऐसा कॉम्प्रेसिव फोर्स आता है दोनों तरफ, तो डेफिनेटली सिनेवल जॉइंट जो है, फ्लूइड जो है वो मूव करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से एक तरह से लुब्रिकेशन भी अच्छा होगा और हमारा कार्टिलेज का जो हेल्थ है, ठीक है, वो भी काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट कॉम्प्रेशन, थोड़ा बहुत कॉम्प्रेशन तो आना ही चाहिए जॉइंट्स पे, तब जाके वो स्ट्रांग बनते हैं। और ठीक है, इसके अलावा जब हम जैसे वुल्फीज लॉ से भी पढ़ा है हमने कि जितना ज़्यादा बोन पे जो है स्ट्रेस पड़ता है, मतलब बहुत हाई लिमिट वाला नहीं, बट जब इंटरमीडिएट स्ट्रेस पड़ता है तो वो अच्छा है बोन के लिए, सो एज टू रीमॉडल हो सके और नई बोन और स्ट्रेंथन हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। हालांकि ये इधर जो है वो इसकी बात की गई है, कंप्रेशन की बात की गई है। अगला जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि एबनॉर्मली हाई कॉम्प्रेसिव लोड्स मे लीड टू आर्टिकुलर कार्टिलेज चेंजेस एंड डिटीरियोरेशन। मैंने क्या बोला है, नॉर्मल इंटरमीडिएट कंप्रेसिव लोड, मैंने इसको ये नहीं बोला कि एबनॉर्मली हाई कंप्रेसिव लोड होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इधर लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होती है, ठीक है, दोनों जॉइंट सरफेस में अपनी आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है और वो मूव कर पाते हैं। तो वो अगर कंप्रेसिव लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से जो कार्टिलेज है हमारी वो क्या हो जाएगी, डिटीरियोरेट हो जाएगी, उसमें चेंजेस आने लग जाएंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जॉइंट जो है डिस्ट्रक्शन की तरफ मूव करने लग जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि कॉम्प्रेसिव लोड्स बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एबनॉर्मली हाई नहीं होना चाहिए, नॉर्मल है, इंटरमीडिएट है, ठीक है, इतना कॉम्प्रेसिव लोड जितना रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए उतना होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट कंप्रेशन। अब इसका यूज़ जो है, जैसे डायग्राम में देख सकते हैं आप, जो कंप्रेशन है, ये दो बोनी पार्टनर्स है, ठीक है, इनमें इस तरह से जो है जब दोनों साइड से फोर्स लगता है तब कंप्रेशन होता है। यानी कि जब कंप्रेशन होगा तो इधर जो जॉइंट स्पेस दिख रही है वो रिड्यूस हो जाएगी और
जैसा हमने पहले भी बोला था कि द जॉइंट स्पेस विल डिक्रीज, ठीक है, जो कि हमको कॉम्प्रेशन में दिखता है। अब ये फंडा हमको मैनुअल थेरेपी में भी लगाना पड़ेगा जब हम मोबिलाइजेशन देंगे, जब हम ग्लाइड्स देंगे या ऐसे कोई भी चीज़ करते हैं, तो एट दैट टाइम हमको कॉम्प्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। और बहुत सारे स्पेशल टेस्ट भी होते हैं जिसमें कॉम्प्रेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कॉम्प्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे आर्थ्रोकिनेमेटिक मोशन का जो है वो टाइप है और पार्ट है। तो आई होप ये कॉम्प्रेशन जो पार्ट है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले मूवमेंट की तरफ, जो कि हमारा है ट्रैक्शन। तो अगला जो हमारा मोशन है वो है ट्रैक्शन, ठीक है। अब ट्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली एक लॉन्जिट्यूडनल पुल है। लॉन्जिट्यूडनल कैसे होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो एक लॉन्जिट्यूडनल हम उसको पुल करते हैं, है ना, उससे अवे पुल करते हैं, तो उसको बोला जाता है ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन देखो, ट्रैक्शन जो है एक लॉन्जिट्यूडनल पुल है, मतलब इस तरीके से जो है, जैसे ये सरफेसेस है तो इस डाउनवर्ड इस तरीके से मैं पुल लगाऊंगा, मैं ट्रैक्शन दूंगा। पर अगर डिस्ट्रैक्शन जो है, जैसे सरफेसेस है ना, तो मैंने इस तरीके से पुल कर दिया इसको इस तरफ, तो ये डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन में एक तरह से फ़र्क है, तो दोनों को सेम ना समझें, हम उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। तो ट्रैक्शन जो है वो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा अलग होता है, तो वो भी हम समझेंगे। बट ये हमको समझना है कि ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन में एक तरह से डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम या तो किसी और वीडियो में इसको देख लेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज अभी हमको आर्थ्रोकिनेमेटिक्स कवर करना है। तो इधर जो है, इन दिस द आर्टिकुलर सर्फेसेस आर ड्रॉन और पुल्ड अपार्ट, ठीक है। इसमें से बेसिकली क्या होती है, हमारे जो जॉइंट सर्फेसेस है वो कहीं ना कहीं अपार्ट पुल होगी, ठीक है, दूर जाने वाली है, ये ट्रैक्शन है। अब नॉर्मली डिस्टल बोनी सरफेस इज पुल्ड अपार्ट एट राइट एंगल्स। तो यूजुअली तो ऐसा होता है कि जो डिस्टल बोनी पार्ट है उसी को हम पुल करते हैं, और वो भी राइट एंगल पे, ठीक है। मतलब सरफेस अगर ऐसा है तो हम उस बोन को इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, तो हो गया ना राइट एंगल पे, इस तरीके से राइट एंगल पे हो गया। तो ये हमारा जॉइंट सरफेस है, ठीक है, तो हम उसको इस तरीके से पुल कर रहे हैं ना, 90 डिग्री एंगल पे। तो वही लिखा हुआ है कि नॉर्मली डिस्टल बोनी सरफेस पुल्ड होती है एट राइट एंगल, और मूवमेंट टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर टू एंड अवे फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लेन, ठीक है। मूवमेंट में कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, 90 डिग्री पे हो रहा है, जो कि मैंने अभी बोला है। तो ट्रैक्शन के दौरान भी डेफिनेटली हम अगर पुल कर रहे हैं उसको 90 डिग्री और जॉइंट सर्फेसेस को अवे पुल कर रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं जॉइंट स्पेस जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। पिछली बार क्या हो रहा था, जॉइंट स्पेस कम हो रहा था। ट्रैक्शन में क्या होता है, जॉइंट स्पेस बढ़ता है, एंड इट रिड्यूसेस द जॉइंट फ्रिक्शन। कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, जॉइंट फ्रिक्शन कम होगा, क्योंकि कंप्रेशन नहीं हो रहा है, जॉइंट स्पेस बढ़ रही है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, और इसकी वजह से जॉइंट प्ले मूवमेंट भी बढ़ेगा, तो हमारा मूवमेंट ईजिली हो जाएगा, तो हम इसमें कोई भी ग्लाइड या कोई भी चीज़ जो है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ट्रैक्शन है उसकी वजह से जॉइंट प्ले मूवमेंट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी ट्रैक्शन होता है, जैसे इस डायग्राम में बता कर रखा है, ठीक है, कि हम जो है, ये हमारा प्लेन है, इस तरीके से हमारा प्लेन है, ठीक है, ओके, और हम प्लेन के उसी जो है हम इस तरीके से पुल ना करके हम इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो प्लेन है इसका एंगल ये है, ठीक है, और हम उसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से उसके 90 डिग्री पे पुल कर रहे हैं, राइट। तो हमने कुछ सीधा प्लेन से इस तरीके से पुल नहीं किया है। अगर वो इस तरीके से पुल होता, इस डायरेक्शन में होता, जॉइंट सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाता अगर पुल, तो वो एक तरह से हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। हमको डिस्ट्रैक्शन नहीं करना, हमको ट्रैक्शन देना है, तो खाली पुल देना है, तो जो कि हमारा आ जाएगा इस सरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री पे, जो कि हमारा डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये शोल्डर जॉइंट है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्शन हमको देना है। तो कैविटी है, हमने इस तरीके से जो है पुल किया नीचे, तो हल्का सा, इतना ज़्यादा नहीं, तो ये हो जाता है हमारा ट्रैक्शन, जो कि हम मोबिलाइजेशन या ग्लाइड देने से पहले हम लोग ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, ताकि जो फ्रिक्शन एक तरह से वो भी कम हो जाए, और हमारा जो जॉइंट प्ले मूवमेंट है वो बढ़ जाए, वो ईजी हो जाए, क्योंकि जॉइंट स्पेस जो है बढ़ जाएगी, तो मूवमेंट ईजी हो जाएगा। तो वही हमको चाहिए रहता है, इसीलिए ट्रैक्शन जो है इतना इंपॉर्टेंट मोशन है इन केस ऑफ दी आर्थ्रोकिनेमेटिक, ठीक है। तो आर्थ्रोकिनेमेटिक्स के जितने भी मोशंस हैं उन सब में भी ट्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रैक्शन भी जो है जो मूवमेंट है वो समझ में आया होगा कि ये क्या होता है और किस तरीके से इसको हम लोग जो है आर्थ्रोकिनेमेटिक मोशंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है वो सारे जो टाइप्स हैं आर्थ्रोकिनेमेटिक मोशंस के, वो सारे टाइप्स इन डिटेल कवर किए हैं
और कुछ पार्ट्स जो है इसके, जैसे रोलिंग है, स्लाइडिंग है, इसके कुछ जॉइंट्स के एग्जांपल्स और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता रखी है, कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल, तो आप देख सकते हैं। मैं ये वीडियो पे इतना एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये वीडियो जो है वो क्लब करके देखना पड़ेगा, इन द सेंस कि ये जो दोनों वीडियोज़ हैं इनको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा और फिर इसको क्लब करके सोचिए तो आपको समझ में आएगा नहीं वो कोरिलेट हो रहा है सारी चीज़ें, और इसीलिए दोनों वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसे समझना है। बाकी मैंने तो ट्राई किया है पूरा समझाने का, द वेरीफाइड टाइप्स ऑफ द आर्थ्रोकिनेमेटिक मोशंस। अब थोड़ी सी और डिटेल्स इसके बारे में जान लेते हैं और फिर इसको सेशन को रैप अप करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स इन दिस। सो हियर कम्स द जॉइंट कॉन्ग्रुएंसी एंड द मूवमेंट। तो मैंने सोचा इन ये पॉइंट्स को भी कवर किया जाए इन आर्थ्रोकिनेमेटिक्स ताकि आपको और क्लैरिटी आए। तो जो कॉन्ग्रुएंसी है ऑफ जॉइंट सरफेस प्लेस अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ आर्थ्रोकिनेमेटिक मूवमेंट्स। तो अगर आप सरफेसेस की बात करें तो कुछ सरफेसेस को मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, जो कि हमारा सैडल था या फिर जो भी सरफेसेस हैं ओवॉइड या ये सब को मैंने डिस्कस किया है। तो जो कॉन्ग्रुएंसी होती है ना, इस कॉन्ग्रुएंसी के बारे में अभी हमने रिसेंटली भी बात की इस वीडियो में कि अब जब हम रोलिंग पढ़ रहे थे तब हमने बोला था कि इनकॉन्ग्रुएंट होता है और जब स्लाइडिंग पढ़ा था तो यूजुअली कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये सारे सरफेसेस हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था। तो वो इस आर्थ्रोकिनेमेटिक मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इस तरीके से हम जॉइंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट जॉइंट्स जो हैं, दीज जॉइंट्स हैव सरफेसेस दैट फिट वेल टुगेदर लाइक अ बॉल एंड सॉकेट। तो वो एक तरह से कॉन्ग्रुएंसी की तरफ जाते हैं जिन जॉइंट्स में सरफेसेस क्या है अच्छे से फिट हो जाते हैं एक दूसरे में, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट बिल्कुल फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कॉन्ग्रुएंट होगा, द मोर कॉन्ग्रुएंट द जॉइंट सरफेसेस आर, द मोर स्लाइडिंग देयर इज ऑफ वन बोनी पार्टनर ऑन द अदर विथ मूवमेंट, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कॉन्ग्रुएंसी होगी, तो मैंने क्या बोला था, कॉन्ग्रुएंसी जितना ज़्यादा होगी तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। हालांकि दूसरे इमोशंस भी होंगे, आप ध्यान से सुनो इस पॉइंट को। इसने ये नहीं बोला है कि स्लाइडिंग के अलावा कुछ होगा ही नहीं, उसने बोला कि स्लाइडिंग कंपैरेटिवली अदर मोशंस ज़्यादा होगा क्योंकि वो उस जॉइंट में कॉन्ग्रुएंसी ज़्यादा है, ठीक है। जब भी दोनों बोनी पार्टनर्स में मूवमेंट होगा तब जो जॉइंट कॉन्ग्रुएंसी की तरफ है उसमें स्लाइडिंग होने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रोलिंग या फिर स्पिनिंग जो भी। एग्जाम्पल, द हिप जॉइंट वेयर द फीमोरल हेड फिट्स स्नगली इनटू द एसेटेबुलम अलाउइंग फॉर स्टेबल मूवमेंट, ठीक है। तो हिप जॉइंट में जो हमारा फीमोरल हेड है वो अच्छे से पूरा एसेटेबुलम के अंदर फिटेड है ना, ताकि हमको एक क्लियर मूवमेंट मिलता है क्योंकि उधर कॉन्ग्रुएंसी हमको दिखती है और डेफिनेटली उधर स्लाइडिंग का मोशन एक जो है फैक्टर रहेगा, ठीक है, क्योंकि जॉइंट कॉन्ग्रुएंसी की तरफ है। अगला जो हम देखते हैं इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट्स में कैसे ये चीज़ अप्लाई होती है। तो जो इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट्स हैं, दीज जॉइंट्स हैव लेस वेल मैच्ड सरफेसेस leading to a greater need for accessory movements to maintain joint stability and function. Definitely congruency है नहीं तो accessory movements की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि स्टेबलाइज करना पड़ेगा। अगर ये joints congruent नहीं है तो आपस में तो स्टेबलाइज कर नहीं पाएंगे, तो कुछ और भी accessory चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इनको स्टेबलाइज करने के लिए, जैसे कि नी जॉइंट वेयर द फीमोरल कॉन्डाइल्स एंड द टिबियल प्लेटूस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि नी जॉइंट में क्या होता है कि नी जॉइंट में टिबियल प्लेटूस बहुत शैलो होते हैं, कॉन्डाइल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कॉन्ग्रुएंसी उधर जो है वो थोड़ी सी कम पड़ जाती है ना। तो वो इनकॉन्ग्रुएंसी की तरफ जाता है जॉइंट, तो उसकी वजह से क्या होता है, अपने आप से स्टेबिलिटी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसको असेसरी मोशन की जरूरत पड़ती है। वो हो गया मसल्स हो गया, लिगामेंट्स हो गए, इसलिए नी जॉइंट में इतने सारे लिगामेंट्स और जो मसल सराउंडिंग है वो भी इतना ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसी इनकॉन्ग्रुएंसी की वजह से असेसरी चीज़ें ज़्यादा है उधर, ठीक है, एज कम्पेयर टू शोल्डर जॉइंट, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको अब क्लियर कट पता चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नी जॉइंट में लिगामेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, उसमें और भी स्ट्रक्चर्स हैं, बर्सास एंड ऑल, मसल्स एंड ऑल, दे आर हाई इन नंबर ड्यू टू दिस इनकॉन्ग्रुएंसी फैक्टर, ठीक है। तो आई होप आपको ये दो पॉइंट्स भी समझ में आए होंगे। आई हैव थॉट टू ऐड दिस पॉइंट इन आर्थ्रोकिनेमेटिक्स ताकि आपको और क्लैरिटी आए इन अकॉर्डेंस विद द जॉइंट्स। उसी पॉइंट का कंटिन्यूएशन है कि जो नी जॉइंट है उसमें जो दोनों सरफेसेस होती है आर नॉट परफेक्टली मैच्ड रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट लिगामेंटियस सपोर्ट, जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि वो कॉन्ग्रुएंसी ना होने की वजह से लिगामेंट्स और ये चीज़ों को ज़्यादा होना पड़ता है ताकि असेसरी चीज़ें जो उसको सपोर्ट कर सके। द मोर इनकॉन्ग्रुएंट द जॉइंट सरफेस
आर द मोर रोलिंग देर इज ऑफ वन बोनी पार्टनर ऑन द अदर विथ मूवमेंट। ठीक है, तो डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंसी में जो देखा था पॉइंट, उसका जस्ट वाइस वर्सा उल्टा पॉइंट है कि जितना ज़्यादा इनकॉन्ग्रुएंट वो पर्टिकुलर जॉइंट सरफेस होगा उतना ज़्यादा रोलिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी मोशंस भी हो सकते हैं, है ना, प्योर रोलिंग नहीं होगा, बट डेफिनेटली रोलिंग का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर मोशंस, क्योंकि जॉइंट कैसा है, जॉइंट सरफेस कैसा है, इनकॉन्ग्रुएंट। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक ये हो गया हमारा सरफेसेस के बारे में, है ना, कॉन्ग्रुएंसी और इनकॉन्ग्रुएंसी। अब जो एग्जांपल्स हैं हमारे ऑफ आर्थ्रोकिनेमेटिक्स इन वेरियस जॉइंट्स, ठीक है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट, या फिर हमारा हो गया नी जॉइंट में हमारा स्पेसिफिकली टिबियोफेमोरल, शोल्डर जॉइंट में ग्लिनोह्यूमरल, एल्बो जॉइंट में ह्यूमरो अल्नर, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। तो इन सबको मैं प्रीवियसली कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल में डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने उधर जो है कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल इन जॉइंट्स पे अप्लाई करके दिखाया है, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के टॉपिक के अंदर आता है। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में बताया है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर ये सारे एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्क्राइब करते हुए कि कैसे वो मूवमेंट हो रहा है। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल्स जानने हैं तो डेफिनेटली आप वो वीडियो चेकआउट करिए, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आर्थ्रोकिनेमेटिक्स के, जो कि मैंने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं, नहीं तो मैं बता देता इधर डिटेल में। ठीक है, एल्बो जॉइंट हालांकि ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको एक तरह से बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ह्यूमरो अल्नर, ह्यूमरो रेडियल क्या होगा। ठीक है, बाकी अगर टाइम मिलता था आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, बट अभी के लिए फिलहाल ट्राई टू आंसर दिस। एंड ये सारे जॉइंट्स मैंने प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ मैं वो वाले वीडियो में, तो आप डेफिनेटली वो वीडियो चेकआउट करिए। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे आर्थ्रोकिनेमेटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जॉइंट स्ट्रक्चर, तो जॉइंट स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं उसके कॉन्ग्रुएंसी या फिर उसका एनाटॉमिकल कैसा है। ठीक है, तो एनाटॉमिकली कैसे वो जो है उसके सरफेसेस हैं, या फिर उसके जो भी कॉन्डाइल्स या जो भी बोलो। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं आर्थ्रोकिनेमेटिक मोशंस को, वो हम डेफिनेटली देख चुके हैं। लिगामेंटियस एंड मस्कुलर सपोर्ट, ठीक है, तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा इनकॉन्ग्रुएंसी है, फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से लिगामेंटियस और मस्कुलर सपोर्ट भी रिक्वायर्ड होता है ताकि वो पर्टिकुलर मोशन हो सके। ठीक है, इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, जैसे अलग अलग चीज़ों से जो है फीडबैक जाता है। ठीक है, तो वो मोशंस जिस हिसाब से होते हैं उस हिसाब से फीडबैक भी जाएगा, और उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है हमारे मूवमेंट या सारी चीज़ें हो पाएगी। तो इसीलिए ये फैक्टर्स हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं आर्थ्रोकिनेमेटिक मोशंस को, जो कि हमारे ये दे रखे हैं सारे। अब जो क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस हैं, है ना, कि हम आर्थ्रोकिनेमेटिक्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली हमने स्टार्टिंग में भी बोला था कि इसको असेसमेंट एंड डायग्नोसिस में यूज़ करेंगे। ठीक है, रिहेबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट, और इसके अलावा इंजरी प्रिवेंशन में। तो आर्थ्रोकिनेमेटिक का नॉलेज इसलिए हर जॉइंट में, मैंने पहले ही बोला था कि इसका इंपॉर्टेंट है। जो भी जॉइंट उठा लो, सारे जॉइंट्स में आर्थ्रोकिनेमेटिक्स लगता ही है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग असेस कर सकते हैं पेशेंट को कि उसको क्या कंडीशन हुई है, इन द सेंस कि उसका मूवमेंट कैसे रेस्ट्रिक्टेड है ना, और ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं कि हमको उसका कौन सा मैनुअल थेरेपी देना है, कौन सा मोबिलाइजेशन देना है, सारे ट्रीटमेंट हम प्लान कर सकते हैं। या फिर इसको देना है कि नहीं देना है, ठीक है, कौन सा उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, इसका जॉइंट प्ले मूवमेंट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हम अगर उस पर्टिकुलर जॉइंट को जॉइंट प्ले करके देखते हैं और सारे मूवमेंट्स अलग अलग मोशंस ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किए, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारी इंजरी प्रिवेंट भी हो सकती है होने से पहले। तो इसीलिए ये आर्थ्रोकिनेमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट होता है, और उसके क्लिनिकल इंप्लीकेशंस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो आर्थ्रोकिनेमेटिक्स ऑल टुगेदर इज इनकम्प्लीट without the concave convex rule, as this is applied at every joint during the mobilization techniques so as to decide the roll and slide which will be helpful in deciding the glide to go with। तो मैंने पहले भी बोल चुका हूं मैं कि आर्थ्रोकिनेमेटिक्स का नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम लोग कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है और इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके एक पर्टिकुलर जॉइंट के बारे में आपको पूरी नॉलेज जो है, जिसको बोल सकते हैं, वो रहेगी, नहीं तो आप हाफ नॉलेज के साथ हो। ठीक है, तो आर्थ्रोकिनेमेटिक्स कैसे कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल के साथ है वो मैंने पूरे इस वीडियो में डिस्कस किया है ऑलरेडी, और पिछले वीडियो जो है हमारा कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल उसमें भी मैंने बताया है। अब अगर मैं ये पूरे वीडियो को समराइज करूँ तो आर्थ्रोकिनेमेटिक्स जो है इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ बायोमैकेनिक्स, providing insight into the intricate movements within the joints
दैट आर असेंशियल फॉर फंक्शनल मोबिलिटी। ठीक है, तो किस तरीके से हमने देखा कि वो बायोमैकेनिक्स या इन सब सब्जेक्ट्स में कैसे इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस देखा, और वो कैसे फंक्शनल मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी देखा। By understanding the principles of roll, slide, spin, along with factors influencing these movements, clinicians and researchers can better diagnose, treat, and prevent joint related issues, thereby improving overall musculoskeletal health। ठीक है, तो अगर इसकी नॉलेज है तो डेफिनेटली क्लिनिशियन जो है वो और डायग्नोस अच्छे से कर सकते हैं, ट्रीटमेंट अच्छे से दे सकते हैं, और बहुत सारी जॉइंट रिलेटेड पैथोलॉजीज होती है उनको कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे नॉलेज जो मैंने मूवमेंट्स बोले और जो भी आर्थ्रोकिनेमेटिक्स ने बताया, ये अगर किसी को इसकी नॉलेज है, ठीक है, और हर जॉइंट पे उसने अप्लाई किया है या फिर चीज़ें समझी है, तो डेफिनेटली उसको ट्रीटमेंट में या फिर डायग्नोस करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सो फाइनली गाइस, वी आर डन विद दिस आर्थ्रोकिनेमेटिक्स टॉपिक, जिसमें कि मैंने सारी चीज़ें बताई कि आर्थ्रोकिनेमेटिक्स क्या होता है, उसको उसका एप्लीकेशन किस तरीके से है, उसको बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में बात की हमने, और डेफिनेटली हमने सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ आर्थ्रोकिनेमेटिक्स के बारे में बात किया, जिसमें हमारा आता है रोलिंग, स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग, जिसको ट्रांसलेशन बोल दिया हमने। ठीक है, तीसरा था हमारा जो है स्पिनिंग, स्पिनिंग के बाद में हमारा आता है कॉम्प्रेशन और ट्रैक्शन। तो इन सब टाइप्स के बारे में हमने जो है डिटेल में बात की, और हमने ये भी समझा कि कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल का आर्थ्रोकिनेमेटिक्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और भी हमने चीज़ें देखी, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखे रिगार्डिंग दिस आर्थ्रोकिनेमेटिक्स। तो जो भी हो सकता था, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर इन दिस वीडियो रिलेटेड टू और इन कॉन्टेक्स्ट विद द आर्थ्रोकिनेमेटिक्स, और कुछ चीज़ें जो है मैंने कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल वाले वीडियो में बताई है। तो अगर आप इन दोनों को देख लेते हैं शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चले, स्किप करके देखेंगे तो आपको बहुत बहुत माइन्यूट सी चीज़ें समझ में आएगी और आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो दोनों वीडियोस पूरी देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी, ताकि आप पूरी नॉलेज लेके जा सकें। और आई होप अगर आप दोनों वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आएगी रिगार्डिंग दिस मोशंस एंड रूल एंड ऑल। ठीक है, तो आप देखिए वीडियो और एंजॉय कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you're cleared with all your queries regarding this video on arthrokinematics, and if it is so, then please do give it a big thumbs up and consider sharing it with your friends and colleagues. If you haven't subscribed to my channel yet, then you're missing out one of the best contents on YouTube, so go now and smash that red button. You can also follow me on various social media handles, links given in the description box. Feel free to drop down your comments regarding your experience with this video. Thank you so much guys for sticking to this video for so long. So finally, see you guys in the next video. Till then, keep learning, keep exploring, and take care. This is Ashutosh here, signing off.